अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाजरीन, अब तक की अहम तरीन खबर ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत के लिए बल्कि पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के लिए भी कि नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में भी बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए उन्हें बरी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेफरेंस एहतसाब कोर्ट को भेजने की इस्तदा आज एक बार फिर से मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की मेरिट पर समाअत की। अदालती समाअत आज हुई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालत के रूबरू पेश हुए, जबकि कारकुनान की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद थी। और जब ये फैसला सुनाया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी अदालत की जानिब से बरी कर दिया गया है, तो उसके बाद वहाँ पर मौजूद कारकुनान ने जश्न मनाया, नारेबाजी वहाँ पर शुरू हो गई। और अब अगर मियां साहब की अगर हम कानूनी स्टेटस को देखें तो एवन फील्ड रेफरेंस में वो पहले ही बरी हो चुके हैं और आज अल अज़ीज़िया केस में भी अदालत की जानिब से उन्हें बरी कर दिया गया है। जबकि फ्लैगशिप केस की अगर बात करें तो उन्हें पहले ही बरियत दे दी गई थी। इस बरियत के खिलाफ नैब ने दरख्वास्त जमा कराई थी, जो कि नैब ने वापस ले ली है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अगेंस्ट जितने भी केसेस थे उन तमाम केसेस में वो बरी हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी ताहयात नाअहल हैं। अब उनकी नाअहलियत अहलियत में कब तब्दील होती है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन अभी की जो खबर है वो ये है कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उन्हें बरी कर दिया गया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद ओवैस मौजूद हैं। ओवैस, बताइएगा समाअत का अहवाल, क्या क्या दलाइल पेश किए गए और इस फैसले के बारे में डिटेल बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें आज क्योंकि अल अज़ीज़िया रेफरेंस पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है। दो रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल ये दो रुकनी बेंच है जिसने आज समाअत की। क्योंकि गुज़श्ता समाअत पर जो वकील सफ़ाई थे अमजद परवेज़, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन आज जैसी समाअत का आगाज़ हुआ तो अमजद परवेज़ ने कहा कि एक नुक्ता जो है उस पर वजाहत देना चाहता हूँ जिस पर अदालत की जानिब से उनको इजाज़त दी गई। अमजद परवेज़ की जानिब से अदालत को बताया गया कि बेनामी का जो कंसेप्ट है, जो कानून है, वो नैब तरामीम के लॉ में मौजूद है, लेकिन प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई भी ऐसा सबूत जो है वो पेश नहीं किया जा सका जिससे साबित हो सके कि हिल मेटल और अल अज़ीज़िया जो है उसका ताल्लुक जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से बारहा ये इस्तदा अदालत से की गई कि अदालत जो है वो फैसला कलअदम करार देकर नैब को, जो नैब अदालत है, उसको अहकामात जारी करे और जो फैसला है उसको रिमांड बैक करे, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया क्योंकि गुज़श्ता समाअत पर अदालत ये फैसला कर चुकी है कि अदालत अपीलों पर सुनकर मेरिट पर फैसला करेगी, इसलिए आप मेरिट पर दलाइल दें और अदालत खुद ये अब फैसला करेगी। क्योंकि जो दस्तावेज़ात आज पनामा JIT के हवाले से जो दस्तावेज़ात थी वो अदालत में पेश की गई, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि इनमें एक भी ऐसा सबूत, तहरीरी सबूत, दस्तावेज़ात मौजूद या शवाहिद मौजूद नहीं है जिससे साबित हो सके कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अल अज़ीज़िया से कोई ताल्लुक है। क्योंकि हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज की जानिब से जो भी दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी उससे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। चार चीज़ें जो है वो प्रोसिक्यूशन ने साबित करनी होती हैं कि पैसा कैसे आया, कहां से आया और कैसे बाहर गया और जायदादें कैसे खरीदी गई। उस हवाले से जो प्रोसिक्यूटर नैब है उनकी जानिब से कहा गया कि तमाम तर केस जो है वो वाजिद ज़िया ने जो JIT फाइंडिंग्स थी, जो JIT की रिपोर्ट थी, उस पर बनाया गया। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से बरहमी का इजहार भी किया गया और ये भी कहा गया कि तमाम तर केस जो है वो मफरूज़े पर बना गया और मफरूज़े पर या मफरूज़ों पर किसी को भी सज़ा नहीं दी जा सकती। आपके पास ऐसे कौन से शवाहिद मौजूद हैं कि जो अदालत ये फैसला जो है वो दे सके कि आया मुल्जिम जो है वो मुजरिम ने जो दलाइल दिए इसमें क्या उनकी जानिब से इसकी कोई मुखालिफत की गई या उनकी जानिब से कहा गया कि किसी भी किस्म के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है जो कि नैब पेश कर सके? जी बिल्कुल, क्योंकि नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को बारहा ये कन्वर्स करने की कोशिश की गई, क्योंकि नैब के पास जो दस्तावेज़ात थे वो शवाहिद जो थे वो नाकाफ़ी थे और सज़ा नहीं दी जा सकती थी। लेकिन नैब की जानिब से कहा गया कि हमारे पास पाकिस्तान की हद तक जो शवाहिद मौजूद थे वो हमने कलेक्ट किए, वो शवाहिद जो है वो JIT रिपोर्ट में लगाए, लेकिन दीगर ममालिक में जैसे कि सऊदी अरब है,
में MLA भेजा, लेकिन वहां से जवाब नहीं आया। मेल जो भेजी गई थी उसका जवाब नहीं दिया गया, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि अगर किसी की जानिब से जवाब ना दिया जाए तो क्या ये कंसिडर कर लिया जाए, समझ लिया जाए कि आया जो मुलजिम है वो मुजरिम है, तो ऐसे मफरूजों पर हम सजा नहीं दे सकते। आपके पास कोई ऐसे शवाहिद मौजूद हैं तो अदालत पेश करे, अदालत उनका जायजा लेगी। ठीक है, लेकिन अदालत का कहना है कि शवाहिद की बुनियाद पर अदालतें फैसला करती हैं। अवैस हमारे साथ ही रहिएगा, कानूनी राय इस पर ले लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट हाफिज एहसान खोकर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर अगर हम साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से बात करें तो काफ़ी साल ये केसेस चलते हैं, अवाम का पैसा भी खर्च होता है, लेकिन आखिर में आकर ये कह देना नैब की जानिब से कि हमारे पास शवाहिद मौजूद नहीं हैं और शवाहिद ना होने की बुनियाद पर अदालत फैसला सादिर करती है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बरी कर देती है, तो आपको लगता है कि नैब की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि 4 साल तक आपने तहकीकात की, सज़ा तक सुना दी, लेकिन अब कुछ साबित ही नहीं कर पा रहे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया, असल यही इस सारे केस का असल जिस तरह कहते हैं इट्स रूट कॉज है कि अगर 2017 के अंदर पनामा की जजमेंट आई और उसके बाद एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, उस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो है वॉल्यूम 10 तक गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया और डिस्क्वालीफाई करने के बाद जो था वो 3 रेफरेंसेस जो थे वो बनाए गए, एवनफील्ड, फ्लैगशिप का और अल अज़ीज़िया का। अब पहले सजा जो थी वो एवनफील्ड के अंदर आई और दूसरा जो आया मामला आया जिसके अंदर अल अज़ीज़िया का आया और अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप का जब इकट्ठा चला तो फ्लैगशिप में बरी कर दिया गया और अल अज़ीज़िया के अंदर 7 साल की कैद और 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब ये सारा सिलसिला जो है ये पिछले 2 माह से नहीं चल रहा है। आप इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं तो जब मियां साहब बाहर थे तो एवनफील्ड के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगे जिसके अंदर मरियम साहिबा और कैप्टन सफदर उनके को एक्यूज थे। अब जब वो हेयरिंग्स हुई और वो बड़ी लंबी हेयरिंग्स हुई और चूंकि मियां साहब बाहर थे तो इन केसेस को डी अटैच कर दिया गया कि जब वो आएंगे तो उनके केसेस सुनेंगे। उस वक्त भी प्रोसिक्यूशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बड़े सवाल किए थे कि आप बताएं कि इन अपार्टमेंट्स की वैल्यू क्या है, तो उन्होंने कहा जी कि आप गूगल करके देख लें, आपको याद होगा कि उस दौर के अंदर बड़ी ये मशहूर हुआ था। फिर उन्होंने और बहुत सारी चीजें की और अल्टीमेटली वो जजमेंट आई जिसमें वो दोनों बरी हुए और बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस आई कि जी इन केसेस के अंदर ना एविडेंस को कॉर्बोरेट किया गया है, ना इनके अंदर जो है नैब कुछ नई चीज लेके आई है और सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया कि ये जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है लगता है कि नैब के आर्गूमेंट्स की एक कॉपी है। लेकिन अब सिचुएशन और आगे गई, वो और आगे गई कि जब मियां साहब पाकिस्तान के अंदर वापस आए उसके अंदर नैब ने उनकी प्रोटेक्टिव बेल को भी अपोज नहीं किया। फिर उसके बाद जब रेस्टोरेशन आई तो उसके अंदर भी आपने देखा रवैया नैब का यहाँ पर देखने में आया है। एहसान साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, नसीरुद्दीन नैयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून, हम गुफ्तगू कर लेते हैं। नैयर साहब, बहुत चीज़ें हुई हैं खुसूसन नैब के जो बिहेवियर है, जो नैब का रवैया रहा है इन तमाम तर केसेस में। फिर अभी एहसान साहब बात कर रहे थे कि वॉल्यूम 10 तक जो है वो बात गई थी, तो अब अगर नैब ये कह रहा है कि हमारे पास शवाहिद नहीं है, उस वक्त तो ये कहा जाता था कि वॉल्यूम 10 में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि सबके होश उड़ जाएंगे, तो वो वॉल्यूम 10 क्यों नहीं अब सामने लाते, क्यों नहीं खोला जाता उसे? बात बड़ी वाज़ेह है। पाकिस्तान में प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बदलते वक्त के साथ अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लेती है। यही अदालती निज़ाम है। जब ये केस ट्रायल कोर्ट में था तो नैब की जो प्रोसिक्यूटिंग स्पिरिट थी टीम की, वो बड़ी अपनी एफिशिएंट लेवल दिखा रही थी, हाई ग्रेड एफिशिएंसी दिखाई जा रही थी। आज जब बात एपरेट लेवल पे खुली है, एक मैं बात बता दूं, अदालत अपील का जो दायरा इख्तियार समात होता है उसमें तमाम इस्तिगासा की शहादत को असर नौ जांचा जाता है। आज जब उसी नैब से यह सवाल किया गया कि बुनियादी जो जुज़ थे इस जुर्म को साबित करने के, उसकी तायद में आपने कौन सी शहादत पेश की है और किस जुज़ को साबित किया है। ना तो मियां नवाज शरीफ का उन जायदादों के साथ लिंक साबित किया गया, ना मियां नवाज शरीफ की कोई करप्ट प्रैक्टिस सामने आई, ना ये साबित कर सके कि जो जिनके नाम पे वो प्रॉपर्टीज थी वो बेनामीदार थे। महज एक जीआईटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट से एहतराम के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तहकीकाती इदारा नहीं है। तहकीकात सुप्रीम कोर्ट ने करवाई, उनकी सवाब दी थी, लेकिन
बाद में ये मामला नैब को भेजा गया। नैब ने बगैर तहकीक किए, नैब का बुनियादी फर्ज था कि वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के मराहल से गुजार के फिर देखता कि क्या ये केस प्रोसिक्यूशन के काबिल है या नहीं। हर मुल्क में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी एक कंकरेंस होती है, वेदर ए केस इज फिट फॉर प्रोसिक्यूशन और नॉट। इसमें नैब पोजीशन ले रही है कि हमने सुप्रीम कोर्ट नहीं सर, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये केसेस जो है वो बनाए गए थे। अब नैब ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा, नैब ये कह रही है। नैब को अपने दायरा इख्तियार को देखना चाहिए कि क्या नैब का दायरा इख्तियार इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का नहीं है। और अगर ये केस बगैर किसी माकूल शहादत के पेश किया गया था तो नैब ने यही पोजीशन ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं ली। नैब तो वो दायरा है जो इन मुकदमात में एनहांसमेंट की पिटीशन भी लेके आ गया। बात अब नैब के रवैये की नहीं, वो दायरा है जिसके बारे में हाई कोर्ट और मुल्क की अदालतें उज़्मा भी कमेंट कर चुकी है। ठीक है सर, नैब की कारकर्दगी पर सवाल बिल्कुल उठाया जा रहा है। साथ रहिएगा, आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आरिफ साहब, अदालतें हमेशा शवाहिद की बुनियाद पर फैसला करती हैं और अगर हम नैब की बात करें तो नैब ने हर केस में जब मियां साहब वापस आए तो उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तार नहीं करना चाहते। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ जो दरख्वास्त नैब ने दायर की थी वो वापस ले ली और अब इस केस में उन्होंने रिमांड बैक करने का कहा, लेकिन अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दी गई उनकी ये इस्तदा और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां साहब को बरी कर दिया है। तो नैब की कारकर्दगी पर आप क्या तबसरा करेंगे? नैब की कारकर्दगी तो जिस तरह की हुकूमत होगी उसके मुताबिक होगी। अच्छा, हुक्मरान अगर हैं इस वक्त यानी नवाज शरीफ साहब, तो नैब की क्या मजाल है। यानी नैब बनाई उन्हीं के लिए गई है, वरना आपको पता है कि ये इन जो चेयरमैन थे नैब के, उन्होंने तो इंडिपेंडेंटली बिहेव करने की कोशिश की थी और अपने आप को जरा बताया था कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन उन्हें फारिग कर दिया गया क्योंकि वो केसेस जो चाहते थे खिलाफ बनाना वो नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा जी बनते नहीं है, तो फारिग कर दिया गया। इस तरह नैब की क्रेडिबिलिटी जो है ना, उसकी बात ही नहीं है। बात इस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी की है, ना इसमें अदालतों की कोई बात है। मामला तो वहां से देखा जाएगा जिनके कहने पे ये चीजें होती हैं। अब कहने वाले ये कहते हैं जी माजी में ये हुआ था जी, तो उस वक्त की हुकूमत के कहने पे हुआ, चलो उनके कहने पे हुआ था, लेकिन ये फिर सिस्टम जो है पाकिस्तान का, अदालती निज़ाम पाकिस्तान का, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव है सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, सारी की सारी ये किधर चली गई। यानी मतलब इसको कौन खा गया। इसको अगर मतलब है कि आप कहें कि आज जिस तरह पहले हमारे दोस्त कह रहे थे कि जी इन्वेस्टिगेशन होती है फिर वो आपस में उनकी कॉन्फ्रेंस होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी का मतलब इनके नजदीक कोई हैसियत नहीं है। यानी उसकी ज्यादा हैसियत है जो इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन को अगर कंडक्ट कराया जाए और ऐसे हालात हो, इतना मुअस्सर मुल्ज़म हो और उसके बाद ये कहा जाए कि जी सिर्फ हमने बात कर इसको देखना है कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही, तो उसको अगर मुदाखलत भी मान लिया जाए, मैं समझता हूँ कि सब कुछ के बावजूद ये पाकिस्तान के अवाम जो है वो ये पूछने में हक बजारब है कि इतना पैसा, इतना वक्त जो जाया किया गया है, तो अगर इमरान ये जो नवाज शरीफ साहब हैं वो मुल्ज़म नहीं थे ना, ये अपार्टमेंट भी उनके नहीं है और उसके बाद कोई जायदाद भी उन्होंने नहीं बनाई, तो फिर पाकिस्तान को खा कौन गया। यानी किसी का तो पता करो कौन खा गया। यानी फिर ये कि जिन अपार्टमेंट्स के अंदर वो रहते रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, उनके बच्चों के बयान, उनके सारी सब कुछ को नजरअंदाज कर दिया जाए कि ये सब कुछ क्या हुआ। बाकी ये है कि ये सिस्टम और इसके अंदर अदलिया जो है, तो सर ये जो सियासतदान कहते हैं, सियासतदान, बहुत से ऐसे सियासतदान हैं वो कहते हैं कि नैब को खत्म हो जाना चाहिए, नैब सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो आपको लगता है कि वाकई में नैब की जो कारकर्दगी है तो नैब को अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि नैब तो कुछ साबित ही नहीं कर पा रही। नैब के खत्म होने की तो है नहीं है बात, उनके खत्म होने की है जो आवाम के सामने जवाब दे नहीं है। जवाब लोगों को मौका दिया जाए, फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाए जाए और गवर्नमेंट की तश्कील के अंदर, हुकूमत के बनने के अंदर जो मुदाखलतें हैं इलेक्शंस के अंदर वो खत्म की जाए।
जब आपको इंडिपेंडेंट इलेक्शन होगा, लोग अपनी मर्जी से नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे, तो लोगों को पता होगा कि अगर कल को हम इस तरह करते हैं तो जाएंगे लोगों के पास, तो वोट तो उन्होंने हमें देने वो नहीं देंगे। आज भी आप देखें ना, इनको नायब ने तो बरी कर दिया, लेकिन अवाम तो इन्हें बरी नहीं कर रहे, अवाम तो इन्हें वोट नहीं दे रहे। अवाम तो का फैसला जो है वो तो नवाज शरीफ साहब और उनके कबीले के खिलाफ है। और अगर वो ये बेगुनाह होते, और बात बड़ी सीधी है कि अगर फर्ज करो इनके पास ये सबूत मौजूद थे जिसका इन्होंने वहां खड़े होके कहा कि ये हैं वो सब जराए, जिनसे तो भी कौन से वो जराए थे जिनको आपने पेश किया, यानी सारे का सारा मजाक आपने अदालती निजाम के साथ किया और अदालत ने आपके साथ, यही जज साहब जो थे इनके फैसला पहले देख लें कि इन्होंने क्या दिखा और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि, और सारी चीजें जो है इनके सबके सामने है, मामलात किसी को भूल नहीं है। अब ये जो वो कहते हैं ना कि भी अब इस पाकिस्तान की इस बदकिस्मती पे जिसको जी चाहे वो हमसे खुश हो कि पाकिस्तान जो है वो मुराद याफ्ता तबके का, लूटने वालों का है, और ऊपर बैठे हुए लोग जो यही है है जो कि इस वक्त आ रहा है। ठीक है आरिफ साहब साथ रहिएगा। हाफिज एहसान साहब, अभी जो केसेस के हवाले से बात हो रही है, आज से 4 से 5 साल पहले जो केसेस बनाए गए मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, कहा जाता है कि बहुत वो कमज़ोर केसेस थे और मुतनाज़े थे, आज उनकी बरियत हो गई है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से वो केसेस मुतनाज़े थे, ये बरियत भी मुतनाज़ रहेगी और डेफिनेटली जो सियासी मुखालिफिन है इसको अपना बयानिया बनाने के लिए वो इस्तेमाल भी करेंगे। क्या आने वाले वक्त में इस चीज़ की गारंटी है कि हम इस पर बात नहीं कर रहे होंगे कि जी नवाज शरीफ को जो है वो जिस तरह से बरी किया गया था, उन्हें फेवर दी गई थी, मुतनाज़े तौर पर जो है वो उन्हें इस तरह से बरियत मिली थी, तो सियासी जमातें भी इस हवाले से बात नहीं कर रही होंगी? देखें, जिस कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू की जा रही है वो बात की जा रही है उस सिस्टम की जो सिस्टम वीक है, और सिस्टम इस हद तक वीक डिसफंक्शनल हो चुका है कि वो वक्त के साथ साथ जो ताकतवर होता है उसको इस्तेमाल करता है। और ये पाकिस्तान का 1947 से एक डायलेमा चला आ रहा है जिसको हम एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन हम उसको रेक्टिफाई नहीं करते, और उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान का आम आदमी या पाकिस्तान एज ए मुल्क और पाकिस्तान का जस्टिस गवर्नेंस सिस्टम जो है वो सारे का सारा उसको बेयर कर रहा है। और उसका रिजल्ट ये निकला है कि हम दुनिया के हर इंडेक्स के अंदर जो है वो नीचे गए हैं। हम जस्टिस सिस्टम देख लें, ट्रांसपेरेंसी देख लें, अकाउंटेबिलिटी देख लें, सोशल जस्टिस देख लें, इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस देख लें, ब्यूरोक्रेसी देख लें, ये वो सारी चीजें हैं जो लब्बे लुबाब आपकी निकलती हैं, जो आज आपने देखा है कि किस तरह सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह सिस्टम से निकला जाता है, किस तरह सिस्टम के लोग जो हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और किस तरह एक्सप्लॉइट करके फिर आप एक सिस्टम के अंदर से बाहर निकलते हैं कि जिस तरह आपने तो कुछ किया ही नहीं है। अब जो चीज इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर है वो ये है कि जो है इसका वे फॉरवर्ड, और वे फॉरवर्ड इसका ये है कि पाकिस्तान की एक और बदकिस्मती ये है कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पॉइंट स्कोरिंग करती हैं। उनकी जजमेंट सूट के अंदर आए वो कहती हैं बहुत अच्छी है, जजमेंट बाहर से आ जाए वो कहते हैं बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन सिस्टम को कुछ चेंज नहीं करना चाहता। और इसलिए नहीं करना चाहता कि ये स्टेटस को जो है इन हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को और हमारे पार्लियामेंटेरियंस को सूट करता है। सूरत हाल ये है कि सभी इससे फायदा उठाते हैं, सिस्टम की इस खराबी को जवाब बनाते हुए अपना फायदा निकालते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज एहसान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे, नसीरुद्दीन नैयर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको दिन भर में वेलकम कहते हैं। नाजरीन, गुजरात में यंग डॉक्टर ज़ीशान अनवर की हलाकत का मामला तवालत इख्तियार कर गया है। लाहौर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 16 रोज बाद भी खत्म ना हो सकी। लाहौर में यंग डॉक्टर्स का महकमा सेहत के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन ने नारेबाजी की और लॉरेंस रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। यंग डॉक्टर्स ने तमाम सरकारी अस्पतालों में आउटडोर्स को बंद कर रखा है, जिससे मरीजों को भी मुश्किलात का सामना है। यंग डॉक्टर्स ने कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में मुअत्तल किए गए डॉक्टर्स की बहाली का मुतालिबा भी किया है। इसी हवाले से तफसीलात भी हम जानेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी इस हवाले से आज मीडिया से बात की। उनका ये कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि डॉक्टर्स हड़ताल नहीं कर सकते। उनका इस बारे में मजीद क्या कहना था, पहले आपको वो दिखाते हैं। मुताबिक डॉक्टर्स को स्ट्राइक की इजाज़त नहीं है, इट्स इलीगल चीज़ आप जिस तरह मर्जी उसको जस्टिफाई करें। लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर। दूसरी बात यह है कि देखें, हम सब्र कर रहे हैं। मैं और मेरी टीम बड़ी क्लियर है इस मामले में कि किसी भी सूरत में आवाम को तंगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अगर कोई अपनी लाइंस क्रॉस करेगा तो स्टेट मौजूद। मेरी इसलिए रिक्वेस्ट है कि तमाम लोगों से कि अपना काम करें। आपका कोई इशू है तो ज़रूर हाईलाइट करें, आपका फ़र्ज़ है, आपका हक है कि आप हाईलाइट करें। मैं बड़ा सब्र वाला आदमी हूँ और रेट ऑफ द स्टेट कायम करनी भी आती है, थोड़ी बहुत सीख ली है। तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू आपने सुनी। यंग डॉक्टर्स का इस तमाम तर मामले पर क्या मौक़िफ़ है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे तौसीम अब्बास से। तौसीम, बताइएगा कि यंग डॉक्टर्स क्या कहते हैं। पंजाब हुकूमत और यंग डॉक्टर्स के दरमियान मामला तय ना हो सके। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल आज तीसरे रोज़ भी जारी है और पीडी आज तीसरे रोज़ भी जो मरीज़ हैं उनके लिए मुकम्मल तौर पर बंद हैं। फैसलाबाद के तमाम सरकारी हस्पतालों में यंग डॉक्टर्स ने मुकम्मल हड़ताल की हुई है और जो मरीज़ हैं दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं फैसलाबाद लाइट हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। ज़िले का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ फैसलाबाद शहर समेत बिहाड़ी और समुंदरी जैसे चनियोड़ जैसे इलाकों से भी मरीज़ जो है अद्वियात के हसूल के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें ओपीडी की बंदिश के बायस ज़लील ख्वार होना पड़ रहा है और मरीज़ खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं। आज निगरान वज़ीर आला पंजाब ने भी लाइट हॉस्पिटल का दौरा किया, ओपीडी की और एमरजेंसी की जो नई तमीर हो रही है बिल्डिंग उसको देखा, लेकिन उसके बावजूद जो है ओपीडी की बंदिश को आज वो ना रोका जा सका और ओपीडी आज भी फैसलाबाद के अंदर बंद है। जी तो ठीक है, हमारे नुमाइंदे तौसीम अब्बास हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। तौसीम, आपका बहुत शुक्रिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रहनुमा YDA डॉक्टर काशिफ शबीर साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि 16 रोज़ गुजर चुके हैं। इससे पहले भी जब यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी तो पुलिस की जानिब से यही मौक़िफ़ दिया गया था कि उन्हें वक्त चाहिए मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए। अभी तक पुलिस की क्या तहकीकात हैं, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, क्या आपकी उनसे बात हुई है, क्या कहते हैं पुलिस वाले? बहुत शुक्रिया मैडम। देखें, आप हमें टाइम दीजिएगा। देखें, अभी तक कोई वहाँ पर सुनवाई नहीं हो सकी है और कुछ भी अभी वहाँ पे मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। एक तो ये था कि हमारे जख्मों पर मरहम रखा जाता। हम इस वक्त ग्रीव्ड कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, डॉक्टर जो है सबसे ज्यादा ओवरबर्डन है, लेकिन जो सितम बलाए सितम उस पर ये हो रहा है कि जो वज़ीर आला साहब जो है पंजाब के, वो तमस्खर उड़ा रहे हैं डॉक्टर्स का और गरीब मरीजों का तमस्खर उड़ा रहे हैं कि गरीब मरीजों, क्योंकि ये तो खुद तो बड़े अमीर लोग हैं, ये अमीर तबके के लोग हैं, जब इनका कोई बीमार होता है तो ये बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, बाहर के अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन जिन गरीब लोगों के हम मसीहा हैं, जो हमारी इज्जत करते हैं, जिनके साथ हमारा मोहब्बत का रिश्ता है, ये हमें वहाँ पर हमारा तमस्खर उड़ाते हैं और कहते हैं डॉक्टर जो है वो हलाल खाना शुरू कर दें। तो ये बताएं कौन से डॉक्टर हराम खा रहे हैं? 36 घंटे की ड्यूटियां पाकिस्तान में डॉक्टर्स करते हैं, सबसे पूरी दुनिया के अंदर सबसे कम तनख्वाह के अंदर डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान में पूरी दुनिया के अंदर जहां पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स को सलूट किया जाता है, उनकी खिदमत को सराहा जाता है और पूरी दुनिया में जहां पर ठीक है। डॉक्टर काशिफ, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सदर PMA हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, मौजूदा सूरत हाल जो है वो किसी की फेवर में नहीं है, इससे बल्कि उल्टा आवाम को नुकसान हो रहा है। हड़तालें अगर होंगी तो डेफिनेटली अवाम को मज़ीद नुकसान होगा। ये मामलात आप नहीं समझते कि खुश उसलूबी से भी हल हो सकते हैं बजाय इसके कि हम मज़ीद इनको उलझाव की तरफ लेकर जाएं? बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और मैं इसके साथ एग्री करता हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो हमारे हुकूमती रवैये और हुक्मराना रवैये हैं वो ऐसे ही हैं कि जब तक उनको कंपेल नहीं किया जाता, दे आर नॉट रेडी टू लिसन। IG साहब के साथ हमारी एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मुलाकात हुई। उसी दिन ही मतलब जाने से पहले गुजरात से हमारे दोस्त जो हैं, हमारे डॉक्टर साहब की शहादत के लिए जो थे वो तशरीफ लाए, YDA वाले दोस्त साथ थे उनके, तो सब ने मुज़ाकरात किए और IG साहब ने मतलब हमें भी जो कहा वो यही था कि जी कि उसके हम करीब पहुंच रहे हैं और इंशाल्लाह उनका कोई ना कोई जो कातिल है उनको पकड़ लिया जाएगा। आई डू अंडरस्टैंड कि ये एक मुश्किल केस है, ब्लाइंड मर्डर है। डॉक्टर साहब की हमारे नहायती शरीफुल नफ्स डॉक्टर थे जो कि CMH उखारिया है, वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर थे, फिर गुजरात के अंदर अपनी खिदमत भी अंजाम दे रहे थे। तो ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप भी इस चीज़ को जानते हैं कि जब पुलिस तहैया करती है, जब हुकूमत तहैया करती है, तो इस किस्म के जो मुजरिम हैं उनको पकड़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, प्रोवाइडेड कि उसके अंदर कोई दिल हो। मुझे खदशा है कि इस सारे अमल के अंदर जो है कि खुदा न खास्ता कोई ना कोई ऐसा कोई बड़ी मछली जो वहाँ ना मौजूद हो कि जिसकी वजह से ये ले लो जैसे ये काम लिया जा रहा है। साहब, इस तमाम तर मामले में अभी वे फॉरवर्ड क्या है आपकी नज़र में? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत को मुज़ाकरात करने चाहिए। जो ग्रीव्ड है, वहाँ की फैमिली है, वहाँ के हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और कॉन्फिडेंस में लेने के साथ साथ उनको बताना चाहिए कि क्या करना चाहिए, कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पहुंचे हैं।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो एक हमारा डिस्टेंस हो जाता है, कि गैप आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप, दैट क्रिएट्स सर्टेन प्रॉब्लम्स और इश्यूज। अभी मेरे दोस्त डॉक्टर साहब जैसे फरमा रहे थे कि वी आर डीपली कंसर्न अबाउट इट। हमारी जो एग्नी है पेशेंट की खातिर, वो उसके साथ हमारा बिल्कुल कंसर्न है, और हम समझते हैं कि ये कतई तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हुकूमत जो है वो उससे भी बढ़ के मतलब जो है उसका फर्ज बनता है कि उसके साथ आए और आके मुज़ाकरात करे और देखे और चीज़ों को ऑन बोर्ड लेके प्रॉब्लम चीज़ों का को हल चलाए। सिर्फ मुज़ाकरात हैं। डॉक्टर काशिफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा कि क्या मुज़ाकरात की जानिब बढ़ा जा रहा है? क्या हुकूमती किसी नुमाइंदे ने राबता किया हो ताकि मुज़ाकरात के साथ इस मसले को हल कर लिया जाए? मैं ये आपको बताना चाहूँ, देखें ये बिल्कुल बेहिस हुकूमत है। किसी हुकूमती नुमाइंदे ने जो है उनके कान पर जूत तक नहीं डिग रही। ये जो है वो गरीबों के दुश्मन बने हुए हैं। अस्पतालों का निजाम इन्होंने मफलूज करके रख दिया। रिवैम्पिंग के नाम पर अस्पताल इन्होंने खुद बंद किए हुए हैं, ऑपरेशन थिएटर्स बंद हैं। पता नहीं कैसी रिवैम्पिंग ये लेकर आए हैं, और जो अरबों रुपया जो हुकूमत का लुटाए जा रहे हैं, गरीब मरीज पर अद्वियात नहीं है, अस्पताल इन्होंने खुद बंद किए हुए हैं, और इनके कान पर जूं तक नहीं रिंग रही, और किसी ने कोई राब्ता नहीं किया अभी तक, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने कोई राब्ता नहीं किया। काशिफ साहब, तो फिर इस सिलसिले में स्ट्रेटजी क्या है वाईडीए की? चूँकि हस्पतालों में एहतजाज या मुजाहरा करना तो ठीक है, अगर टोकन स्ट्राइक हो तो वो ठीक है, लेकिन इस तरह से ओपीडीज को मुकम्मल तौर पर तो बंद नहीं किया जा सकता। अच्छा सर, मैं उसको बताता चलूँ आपको। देखें, अभी तक एज अ टोकन ही हमने स्ट्राइक की है, ठीक है, एज अ टोकन हम स्ट्राइक कर रहे हैं। हम जहाँ से जो दूर दराज से मरीज आ रहे हैं उन्हें बिल्कुल चेक कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ये हुकूमत को देखना चाहिए कि हुकूमत कहाँ पर है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं, इनको शौक है हीरो बनने का। जब ये अस्पतालों के अंदर आते हैं तो इनका जोर सिर्फ डॉक्टर्स पर चलता है, ब्यूरोक्रेसी की तरफ तो ये आंख उठाकर भी नहीं देखते, ठीक है, ये वो देख भी नहीं सकते ब्यूरोक्रेसी की तरफ। आप मुझे ये बताएं कि आज वज़ीर आला साहब का जो उन्होंने फैसलाबाद के अंदर जो बयान दिए हैं, उन्होंने CNW का डरते डरते नाम तो ले लिया, जो उनके पीछे सेक्रेटरी साहब खड़े हुए थे। गरीब डॉक्टर्स पर ही ये हीरो बनने की कोशिश करते हैं, और उनको जो है ये अपने जुल्म का निशाना बना रहे हैं। मामूली जो है वजूहात की बुनियाद पर डॉक्टर का ट्रांसफर किया जा रहा है, उन्हें टर्मिनेट किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की बेहिसी इस वक्त अपने अरूज पर है। काश के खुदा का वास्ता, डॉक्टर साहब, हम कोशिश करेंगे कि किसी हुकूमती नुमाइंदे को भी इस हवाले से ऑन बोर्ड लें और उनसे भी इस बारे में जान सकें कि आखिर क्या वजूहात है कि मामला मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद ये करते हैं कि खुश उसलूबी से ये मामला हल हो पाएँ। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर काशिफ शब्बीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब सदर PMA वो भी हमारे से। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, जड़ावाला इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से शहर और गिरदोनवाह कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। शहर की मेन शाहराहों पर गंदगी के ढेर लग गए हैं, जो न सिर्फ राहगीरों के लिए अजियत का सबब बन गए हैं, बल्कि ताफुन फैलने लगा है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां भी फैल रही हैं। जहां गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन के सामने लगे गंदगी के ढेरों से ताफुन पैदा हो रहा है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। गुलाम फरीद जड़ावाला से हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम फरीद, बताएगा क्या इस गंदगी को हटाने के लिए, कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए इंतज़ामिया कोई काम नहीं कर रही? नार रोड पर मौजूद हूँ। मेरे साथ ही जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन है, तो उसके सामने जो इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से जो मेन गेट है उसके सामने गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। जो तहसील इंतज़ामिया है, म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया है, वो शहर से कचरा जो भी उठा कर लाती है तो यहाँ पर वो सामने फेंक देती है। जब इस हवाले से हमारी जो बच्चियों के वालिदैन से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि खुदारा ये कम से कम ये जो कॉलेज के सामने लगे गंदगी के बड़े बड़े ढेर हैं, इनको उठाया जाए ताकि इनसे उठने वाला ताफन है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि यहाँ पर जो तालीम हासिल करने के लिए आने वाली बच्चियाँ मुतासर हो रही हैं वो बेहतर हो सकें, और जो उनको छोड़ने के लिए वालिदैन हैं, जो यहाँ से गुजरने वाले राहगीर हैं, वो इस अजियत में जो मुब्तला हो रहे हैं वो बेहतर हो सकें। जी है, गुलाम फरीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। गुलाम फरीद, आपका बहुत शुक्रिया। वहाँ के मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है, आइए वो सुन लेते हैं। लेकिन तहसील का नाम ही रह गया है, बाकी इसको अगर कहें तो कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया है पूरे जड़ावाला को ही। तो अगर मैं लड़कियों के कॉलेज की बात करूं, उसका तो बेड़ा गर्क ही हो चुका है। उसके सामने बड़े बड़े ढेर लगा दिए गए जाते हैं। ਗੰਦੀ ਇੰਨਾ ਵਾ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇੰਨਾ कूड़ा ਚੱਕਦੇ ਆ, बच्चे बीमार होंगे, हस्पतालों च जाते हैं। साथ ही हमारी रिहायशें हैं, रात को इतनी गंदगी स्मेल आती है। आप जनावाला की जौन सी मर्जी नुक्कड़ पे चले जाएं, चारों पास से इतनी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं।
کہ کمیٹی والوں کو چاہیے اس کو جلدی سے صاف کیا جائے۔ جو کچرے والے انتظامیہ ہیں وہ اٹھانے ہی نہیں آتے، لاکھوں کی مشینری گاڑیاں دفتروں میں بڑی بڑی خراب ہو رہی ہیں اور کچرے کے ڈھیر جگہ جگہ شہر بھر میں بکھرے ہوئے ہیں۔ جڑانوالہ کی یہ صورتحال آپ دیکھ رہے تھے کہ جہاں پر عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، گندگی کے ڈھیر جگہ جگہ لگے ہیں، لیکن انتظامیہ اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کر رہی اور لوگوں نے بھی اس حوالے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ خصوصی طور پر گورنمنٹ گریجویٹ کالج کی اگر ہم بات کریں، وہاں پر جو گندگی کے ڈھیر لگے ہیں وہ یقیناً یہاں پر بیماریاں پھیلنے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انتظامیہ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کرتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں ضلع خوشاب کے حوالے سے، جہاں پر عوام کو جو ہے وہ پارک کی جو سہولت ہے وہ میسر نہیں ہے، اور جو پارکس یہاں پر موجود ہیں وہ بھی انتہائی خستہ حال اور برے حالت زار میں ہیں، جس کی وجہ سے عوام وہاں پر شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ مزید عوام کا کیا کہنا ہے اپنے نمائندے ملک عمران سے جان لیتے ہیں۔ عمران، بتائیے گا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، وہاں کے مکین کیا کہتے ہیں اور انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ موجود ہوں خوشاب کے ضلعی ہیڈ کوارٹر جوہر آباد میں جس مقام پر موجود ہوں میرے ساتھ بالکل لاہور میاں والی ہائی روڈ گزر رہا ہے اور اس کے ساتھ جوہر آباد کی جو میونسپل کارپوریشن کا آفس ہے اس کے سامنے بالکل چند سال قبل 2014 میں لاکھوں روپے لگا کر لوگوں کی تفریح کے لیے ایک خوبصورت پارک بنایا گیا تھا، مگر یہ جو پارک ہے نامناسب دیکھ بھال ہونے کی وجہ سے اس وقت مکمل طور پر خستہ حالی کا شکار ہے اور اس میں جو جھولے لگے ہوئے تھے بچوں کی تفریح کے لیے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اس پارک میں آپ کو لوگ کم دیکھنے میں ملیں گے، جبکہ یہاں پر پارک میں جو لوگ یہاں کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی جانوروں کی چراگاہ بنا لیا اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے اس پارک کا رخ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے شہریوں نے ضلعی انتظامیہ خوشاب سے مطالبہ کیا ہے کہ اس پارک کو اپنی خوبصورت اور اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ جو لوگوں کی تفریح کا وہ ذریعہ پارک ہے وہ بھی ان کو سہولت جو ہے وہ دوبارہ میسر کی جائے۔ جی دیکھتے ہیں اس حوالے سے انتظامیہ اب کیا کارروائی کرتی ہے، کوشش کریں گے آنے والے پروگرامز میں اس حوالے سے مزید بھی آپ کو آگاہ کر سکیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، خدا حافظ۔